2008 मालेगांव धमाका मामले में कल एनआईए की खुसूसी अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अब तक इस मामले में 220 गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं, जिसमें से 15 गवाह अपने पहले वाले बयान और गवाही से पलट चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भी महाराष्ट्र एटीएस के जरिए गवाहों पर दबाव डालने और इन्हें योगी आदित्यनाथ और दीगर आरएसएस लीडरों के खिलाफ बयान देने का इल्जाम लगा था। वादह है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक धमाके के दौरान 6 अफराद की मौत और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। उत्तराखंड में धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकारीर का तनाज़ा थमा नहीं है। अब मामले की बाज़ाब्ता जांच होगी। मामले की जांच के लिए 5 रुकनी एसआईटी की तश्कील दी गई है। एसपी सतह का अफसर मामले की जांच करेगा। डीआईजी गढ़वाल ने दावा किया है कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज डक पॉइंट से बाबे सैयद तक एक एहतजाजी मार्च निकाला और अलीगढ़ में मुतवक्के धर्म संसद के खिलाफ तशवीश का इजहार किया। तलबा का कहना है कि मुल्क के पुरअमन माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है और अफसोस का मुकाम है कि ज़िला इंतज़ामिया ऐसे काम होने दे रहा है। इन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद की इजाज़त ना दी जाए। आज प्रोटेस्ट हमारा जो 27 दिसंबर को उत्तराखंड के अंदर वायलेंस फैलाने की कोशिश की गई और मुसलमानों को टारगेट किया गया कि इस जाति और धर्म वालों को टारगेट किया जाए, मारा जाए, काटा जाए, लेकिन उन लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। एक लोग पर कार्रवाई इस बेस पे होती कि उन्होंने महात्मा गांधी को बुरा भला कहा, उन पे कार्रवाई होती है और उसको जेलों के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। क्या इसी का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच? कि जो और जुल्म जिन्होंने हेड स्पीचेस दी हैं उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हो, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला, कुरान के ख़िलाफ़ बोला और उस पर बैन लगाने की भी बात कर रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान का आइन इतना भी कमज़ोर है कि अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई और उनको जेलों की सलाखों के पीछे अब तक नहीं भेजा गया? सिर्फ वहाँ का जो डीजीपी है ये कहता है कि ये वायलेंस किसी तरीके से मुझे लग नहीं रहा। शर्जील इमाम की बात आएगी तो यूएपीए लग जाता है, लेकिन वो शख्स जो वायलेंस फैला रहा है, जो पूरा वायलेंस फैलाते हुए बात कह रहा है कि इन लोगों को मारा जाए, काटा जाए, अब तक न उस पर यूएपीए लगा है, न उसको जेलों की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। क्या चाहती है हिंदुस्तान की सरकार? क्या इसी तरीके से हेड स्पीच देने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी? इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुजारिश है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। इसी तरीके से 23 जनवरी को अलीगढ़ के अंदर धर्म संसद के नाम पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। जो धर्म संसद हुआ है उस पर और जो अलीगढ़ में कोई प्रस्तावित है उसको कोई अनुमति न दी जाए तो ज्ञापन संबोधित है जिसको उसको यथाशीघ्र नियमानुसार कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। अब इस पर उच्चाधिकारी जो बात की जाएगी, बाकी जो संबोधित ज्ञापन है, ज्ञापन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को संबोधित है तो ये वहाँ भेज दिया जाएगा आवश्यक कार्रवाई के लिए। सुली डील के बाद एक बार फिर मुस्लिम ख्वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। 1 जनवरी को बोलीबाई नामी ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम ख्वातीन की तस्वीर अपलोड की गई, उनकी बोली लगाई गई। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ऐप पर तस्वीर अपलोड करने और ख्वातीन की बोली लगाने के मामले में मुल्क भर में बरहमी का इजहार किया जा रहा है। सियासी लीडरों और नमाजी इदारों के नुमाइंदों ने मौजूदा हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर इससे पहले की वारदातों पर कार्रवाई होती तो दोबारा इस तरह की नापाक हरकत करने की कोई जुर्रत नहीं करता। इस मामले में दिल्ली के खातून साफ़ी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट ने मुंबई पुलिस से मामले की तहकीकात के साथ साथ मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु से सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। वहीं शिकायत का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने हफ्ते को ट्विटर पर कहा था कि इन्होंने इस मामले का नोटिस लिया और मुतल्लिका हुक्काम को कार्रवाई करने को कहा गया है। वादे के पिछले साल के शुरू में सुलीबाई ऐप पर सुली डील को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की थी। ये मुद्दा हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बोलियां लगाई जा रही हैं, ये घटना लगातार बार बार हो रही हैं और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन मुस्लिम औरतों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, पत्रकार हैं, सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। ये जो है इन औरतों की जो कि सरकार से सवाल करती हैं, जो कि इश्यूज़ को हाईलाइट करती हैं, उनकी उस आवाज़ को दबा देने की एक तरह से एक कोशिश है। मेरे कल जो मैंने ट्वीट लिखा था इस पूरे मामले के ऊपर, जब मैं उठी सुबह में, जब मैंने अपनी तस्वीर को इस तरह
डील ऑफ द डे के तौर पे देखा, तो मैंने जब एक ट्वीट के ज़रिए इस बात को शेयर किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली, जिसके बेसिस पे आज एक एफआईआर दर्ज की गई है। मगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब पिछली बार ये मामला हुआ था ये बात एफआईआर तक पहुंची थी, मगर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था। पिछली बार भी एफआईआर दर्ज हुई थी, महिला आयोग जो है उसने इस बात का संज्ञान लिया था। पिछली बार भी यही सब चीज़ें हुई थी, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा था, होम मिनिस्टर को लेटर्स लिखे गए थे, मगर उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही जो इस केस में विक्टिम्स थे उनको किसी तरह का अपडेट मिला या दिया गया पुलिस के द्वारा। और यही वजह है कि ये मामला दोबारा हमारे सामने इस तरह आया है और आगे मुझे लगता है अगर इस पे सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी आता रहेगा। तो उस तरह से ये एक चैलेंज भी है स्टेट अथॉरिटीज़ के लिए, उन क्रिमिनल्स की तरफ से जो ये कह रहे हैं बार बार कि हम ये चीज़ें करते रहेंगे और आप हमारा जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 1 जनवरी को शिवसेना रुकने पार्लियामान प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि अगर पहले से ही सख्ती की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था, जहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फोटोज़ का इस्तेमाल कर खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट कर कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा था। तो मैंने इसके बारे में आईटी मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहां पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहां पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने आईटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है, एंड मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। आई एम ग्रेटफुल टू द डीजीपी महाराष्ट्र एज वेल एज पुलिस कमिश्नर मुंबई हु हैव टेकन दिस अपॉन अ प्रायोरिटी, एंड इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इसके पीछे हैं, जो इस तरीके की अश्लील काम कर रहे हैं, उन पे किसी न किसी तरीके की सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने सिली डील और बुलीबाई ऐप की सरगर्मियों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तखरीबी सरगर्मियों को फ़रोग देने वाले पोर्टल के खिलाफ मरकजी वजीर दाखिला से नुमाइंदगी की जाएगी। वे पोर्टल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ऐसी लड़कियों का पोर्टल पे फ़ोटो के साथ जिस तरह से चीज़ें रखी गई उसकी हम निंदा करते हैं। इन लड़कियों में कुछ लड़कियां मुंबई शहर की भी हैं, उनकी मेरी फ़ोन पे बात हुई है। मैं स्वयं गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर इन पे कार्रवाई करने की मांग करूंगा और मुकदमा दर्ज करके जो लोग इसके पीछे हैं, वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उनका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे और उन पे कार्रवाई करवाएंगे। कांग्रेस रुकने पार्लियामान डॉक्टर जावेद ने बुलीबाई के हवाले से न्यूज़ 18 पर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक मुल्क की छवि को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, मगर ऐसे मामलों में वो कार्रवाई नहीं करती। एक बार फिर से सुल्ली डील के जैसा मामला बुल्लीबाई के नाम से सामने आया है। हमारे साथ हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब। जैसा आपने भी इस मामले को लेकर के ट्वीट किया है, क्या कंसर्न है? कंसर्न ये है कि जो कुछ क्रिमिनल्स हैं जिन पे एक्शन होना चाहिए, जिन पे संगीन पीनल सेक्शंस लगने चाहिए थे, वो खुलेआम नए नए तरीके से, नए नए प्लेटफॉर्म से कुछ महिलाओं को टारगेट कर रही हैं, खास करके मुस्लिम महिला। डॉक्टर साहब, जिस तरह का ये मामला है, कितना हमारे देश की छवि को खराब करने वाला है? देखिए, किसी भी मुल्क में अगर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, उस मुल्क की छवि बहुत ख़राब होती है। आजकल मीडिया और सोशल मीडिया ऐसा है
कि एक गांव का न्यूज़ जो है पूरे दुनिया भर में फैल जाता है, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन से नए नए नारे करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ऐसे गंदे लोगों पे, ऐसे एंटी नेशनल लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने एक फोटो भी ट्वीट किया है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ आप दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जून जुलाई का 2021 में जून जुलाई में ये मसला शुरू में हुआ था, जहां तक मेरे नॉलेज की बात है। तो इसको देखते हुए हमने लगभग 56 एमपी से, राज्यसभा, लोकसभा, अलग अलग पार्टियों के मेंबरान से दस्तखत करके आदरणीय होम मिनिस्टर जी के यहाँ टाइम लेके उनसे मिलके हमने ये चिट्ठी दी। हमें उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि 6 महीने बाद फिर से इस तरह का दोबारा घटना हो रहा है। इससे पहले स्पेशल सेल ने इस मसले पर एफआईआर दर्ज की थी। अब आप किस तरीके से इस मामले को क्या फिर सरकार को आप कहेंगे? नहीं, कल तो जैसे ही हमें हमारे नॉलेज में लाया गया, हमने आदरणीय होम मिनिस्टर को टैग करके रिक्वेस्ट किया कि इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और आज कुछ ही देर पहले हमने होम मिनिस्टर साहब को पिछले हमारे चिट्ठी जो 56 एमपीज का सिग्नेटरी जो लेटर था उसका हवाला देके फिर रिमाइंड किया और उनसे अपील किया कि ऐसे एंटी नेशनल्स को इमीडिएटली सख्त से सख्त जो भी हमारे मुल्क का कानून है उसके दायरे में उसको पनिश करना चाहिए। जो हमारी इमेज बिगड़ रही है ये बीजेपी सरकार में पिछले 7-7.5 सालों में, इसको बचाने की ज़रूरत है। वरना जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन कबल एक्स आर्मी चीफ और वाइस नेवी चीफ्स वगैरह ने जो ओपन लेटर प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, स्पीकर साहब इन लोगों को लिखी है, तो ज़रूर कुछ बहुत ही ख़तरनाक और भयानक वो लोग सोचते हैं अगले दिनों में आएगा। तो इसको रोकने के लिए तो इन पे, ऐसे लोगों पे इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अब ये पूरा मामला ट्विटर से आगे बढ़कर के गृह मंत्री अमित शाह तक दोबारा से पहुंच गया है। देखना ये होगा दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की एफआईआर दर्ज की है, क्या जो कल्प्रिट्स हैं उनको कब तक गिरफ्तार किया जाता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आजानी बिपिन रावत को बेंगलुरु में खराज अकीदत पेश करते हुए तकरीब मुनक़िद हुई। नेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम और नोबेल ह्यूमैनिटी फोरम के तहत मुनक़िदा तकरीब में मद्रास हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस SG रमेश, मेजर जनरल
VPS बाकोनी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायरेक्टर GM बाबू और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर VPS बाकोनी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और चंद दीगर फैसलों के लिए जनरल बिपिन रावत हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इस तकरीब में मुल्क में अमन, इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आप सोचिए जरा, सर्जिकल स्ट्राइक का डिसीजन इतने सालों से पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा था, इतने समय से जो है लगातार इंडिया में मिलिटेंट्स भेज रहा था। इसके लिए डिसाइसिव एक्शन की जरूरत थी। ऐसा एक्शन जनरल बिपिन रावत ही ले सकते थे। क्यों अंत में उनको आर्मी के लोग इतना क्यों वैल्यू करते हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स क्यों वैल्यू करते हैं? आप देखिए उन्होंने कितना डेडली एक्शन लिया इन द म्यांमार बॉर्डर ऑल्सो। चार्ज लिया है, लेकिन वो लोग इन साहब क्या क्या उनको काम बताए थे वही कंटिन्यू होएगा, इसलिए कुछ भी कम करके नहीं गया। रावत साहब बहुत बढ़िया काम किया है, पूरा वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। अभी पाकिस्तान भी आता नहीं नज़दीक, चाइना आके भागे आए। Christians are as Mohammedans, they are born in India only. Their forefathers came and ruled for some time. 90% of them are all Indians. We are proud of our population of 150 crores in all. We are proud of our human resources. कितने लोगों को ऐसा एक माहौल मिलता है, काम पे आपको लैंग्वेज सिखाया जाता है, कल्चर सिखाया जाता है, सबको एक माना जाता है, सब मिलजुल के कुछ करते हैं। तो वो लोग मिलजुल के मेरा फैमिली को मेंटेन कर रहे थे, इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। कानपुर में मुसलमानों की तालीम व तरवीज और तरक्याती खिदमात में जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया, इनमें हाफिज़ मोहम्मद हलीम का नाम भी आता है। यही वजह है कि इनके नाम पर 10 तालीमी इदारे चल रहे हैं, लेकिन इन्हें भी भुला दिया गया। इनके यौम पैदाइश पर ना ही किसी तरह के प्रोग्राम का इनेकाद हुआ और ना ही जलसे जुलूस देखने को मिले। हलीम मुस्लिम कॉलेज और डिग्री कॉलेज के कदीम तलबा ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया। उनके यौम पैदाइश पर इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए लोगों से इस जानिब तवज्जो देने और अपने मोहसिन को याद करने की अपील की। आज हलीम डे है और हलीम कॉलेज जो जिन्होंने दिया है हाफिज हलीम साहब ने, आज उनकी यौम पैदाइश का दिन है। लेकिन अफसोस एक छोटा सा प्रोग्राम करा जा रहा है, ये छात्र संघ जो हमारे छात्र संघ के साथी हैं ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कम से कम अफसोस की बात है कि कानपुर के अंदर ऐसी शख्सियत थे वो, उन्होंने जो ये दिया है हलीम कॉलेज, इतनी बड़ी ज़मीन दिया, इस पर कुछ नहीं हो रहा बल्कि कब्जे हो रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला। देखिए, मैं ये कहता हूँ जो लोग अपने असलाफ को भूल जाते हैं तो उनकी कोई कदर व मंजिलत नहीं होती है। जिस शख्स ने बुनियाद डाली ताकि जिससे सारा समाज तालीम याफ्ता हो, अगर वहाँ के लोग या जो लोग भी उनके डे पर या उनकी पैदाइश पर कार्यक्रम नहीं करते, उनके हौसलों को बयान नहीं करते, किस तरीके से दीन और तालीम हासिल करने का उनके अंदर जो जज्बा था, अगर उसको बयान नहीं करेंगे तो लोगों में मोटिवेट कैसे होंगे लोग? अगर कोई शख्स या हम सब लोग मिल करके अगर या दीगर लोग जो उनके प्रोग्राम नहीं करते हैं या उनको भूल जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो है ये फरामोशी वाला काम है और एहसान फरामोशी की ये सबसे बदतरीन शक्ल है। हाफिज हलीम साहब एक अजीमुशान शख्सियत थे और मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया था और 16 साल की उम्र में वो कानपुर की सरजमी पे आ गए थे। उन्होंने अपने व्यापार के साथ साथ यहाँ पर तालीम के लिए बहुत काम किया। सिर्फ कानपुर ही नहीं, कानपुर के अलावा हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे शायर हैं जहाँ पर उन्होंने तालीम के लिए काम किया है। लेकिन आज हलीम कॉलेज की ये बेबसी कहीं ना कहीं उनको तकलीफ देती होगी, क्योंकि आज ही जिस दिन हलीम कॉलेज की नींव रखी गई थी उसी दिन PPN की नींव रखी गई थी। लेकिन आज PPN कहाँ पर है और हलीम कॉलेज कहाँ पर है, इसलिए हम लोग उनको आज याद करते हैं कि लोगों में कौम की तकदीर क्लासरूम में बनती है, उसको बनाने में एक उस्ताद का अहम किरदार होता है। मुल्क व कौम की तामीर में उस्ताद का कोई नेमुल बदल नहीं। इन ख्यालात का इजहार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मारूफ उस्ताद फैकल्टी ऑफ दीनियात के डीन प्रोफेसर सऊद आलम कासमी ने किया। वो आज सदर शोबा सुन्नी दीनियात व मारूफ उस्ताद डॉक्टर मुफ्ती जाहिद अली खां के सुबकदोशी के मौके पर जलसे विदाइया से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जब इंसान किसी भी सरकारी मुलाजिमत से सबकदोश हो जाता है तो इसकी ज़िंदगी का अमल बदल जाता है कि इल्मी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक मरहला था जो एक सरकारी होता है और उसमें मुलाजमत और उसका बहरहाल इख्तिताम भी होता है, लेकिन किसी भी तरह से
ये इल्मी सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। और इसके अलावा कौमी और मिली खिदमात जो इस अलीगढ़ ने मुझे सिखाया है, जो मदरसों ने सिखाया है, जो कुछ मैंने अब तक सीखा है, बहुत कुछ उसमें अल्लाह का फजल शामिल है। अलग से भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर ख़ास इनायत फरमाई और अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल किया। देखिए, ऐसा है, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि कौम की तकदीर क्लासरूम में बनाई जाती है, और इस तकदीर को बनाने में टीचर का जो किरदार होता है वो दुनिया जानती है। एक ज़िंदगी गुजारता है एक नेशन को बनाने में और एक कौम को बनाने में, जब वो जाता है तो उसके असरात तो महसूस किए जाते हैं, लेकिन मुलाजमत से सबकदोशी, अमल से सबकदोशी नहीं होती, मैदान अमल बदल जाता है। दिल्ली में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाया गया। वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चे वैक्सीनेशन लेने पहुंचे तो वहां का माहौल देखने के बाद वैक्सीन के बारे में इनमें जो खौफ था वो खत्म हो गया। वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों के लिए किताबें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा दीगर तफरीही सामान रखा गया था। बच्चों ने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर इत्मीनान का इजहार किया। किस तरह की क्या चीज़ें पसंद है, उनके क्या शौक होते हैं, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सभी चीज़ों का इंतजाम यहाँ पे किया गया है। तो अलग से यहाँ पे उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बना है, जिसमें उनका ऑब्जर्वेशन रूम अलग से, उस ऑब्जर्वेशन रूम में जैसे कि अडल्ट्स को आधा घंटा बैठना होता है, वैसे ही बच्चों को आधा घंटा बैठना होता है। तो वहाँ पर उनके लिए बुक्स वगैरह रखी गई है, म्यूजिकल आइटम्स वगैरह रखे गए हैं और वो सभी चीज़ें रखी गई है। और उसके बाद हमने उनके लिए कुछ एक रिटर्न गिफ्ट भी रखा है कि बच्चे जब वैक्सीन लगा लें तो उसके बाद उनको एक गिफ्ट भी मिलेगा। तो हमने मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही रहेगा जिस तरह यहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। मतलब पहले कोविड को लेके तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मतलब कैसा रहेगा और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो अब यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, तो होगा जो भी अच्छा ही होगा। हाँ, मतलब पहले तो थोड़ी थी, क्योंकि सब बोल रहे थे इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, बट अब यहाँ पे जब यहाँ पे आके एनवायरनमेंट देखा तो अच्छा फील हो रहा है कि डर सा नहीं है। पहले डर था कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद कैसा मतलब दर्द वगैरह या फिर तबीयत वगैरह ख़राब होगी, तो अब यहाँ पे यहाँ का माहौल देख के ऐसा कुछ भी डर नहीं है, बट अच्छा फील हो रहा है। कर्नाटक के यादगीर में 10वीं जमात में उम्दा मुजाहरा करने वाले उर्दू मीडियम तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। अंजुमन मुहिबान उर्दू यादगीर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम में ज़िले के मुख्तलिफ उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स के तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अवार्ड देने के अलावा तहनीत पेश करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की गई। इसकी तरफ भी जो है ये खिदमत को अंजाम पहुँचाएँ और बच्चों से मैं ये एक मुतालबा करता हूँ और अजीज़ाना गुजारिश भी करता हूँ, उर्दू के साथ साथ जो है दीगर लैंग्वेजेस को में भी जो है महारत हासिल करने की कोशिश करें, ताकि दूसरों की भी जो है तहज़ीब को भी हम अपना सकें और अपने ख़यालात को और बुलंद और ज़्यादा जो हैं उसको हम बढ़ा सकें, ताकि कामयाबी हासिल करने में आसानी हो। इंशाल्लाह बच्चों की तरक्की के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए इस तरह के प्रोग्राम हर साल करेंगे। इसी तहनीती प्रोग्राम के अलावा अंजुमन मुहिबान उर्दू ये कोशिश करेगी कि आने वाले सालों में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम, बच्चों को 10th के बाद क्या पढ़ना चाहिए, बच्चों को PUC के बाद क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह उनको आगे की ज़िंदगी को रोशन करना है, किस तरह से तालीम हासिल करना है, किस तरह में जाएँ, इंजीनियरिंग करना है तो कैसे जाएँ, डॉक्टरी करना है तो कैसे जाएँ, उस तरह के कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। कई तरह के दूसरे मंसूबे होते हैं, उस तरह के तमाम मंसूबों पर इंशाअल्लाह अंजुमन तरक्की उर्दू। हैदराबाद के इलाके नंबली में कुल हिंद सनअती नुमाइश का आगाज़ हो गया। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जुमला 46 दिनों तक नुमाइश जारी रहेगी, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के ताजिर अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने 81वीं नुमाइश का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर भी शरीक रहे। नुमाइश मैदान में कोरोना टीकाकारी सेंटर भी कायम किया गया, जिस पर गवर्नर ने मुसर्रत का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने नुमाइश में आने वालों से मास्क इस्तेमाल करने और कोरोना की गाइडलाइन पर अमलवारी करने की अपील की। तकरीबन 46 डेज तक चलती रहती है। इसमें खास तौर पर म्यूजिकल शो, मैजिक शो और मुशायरे भी शामिल होते हैं। मैं तमाम आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस एग्जीबिशन को ज़रूर तशरीफ लाए। यहाँ पर बहुत अच्छे मशहूर, यहाँ की हलीम बहुत मशहूर है, यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। बहुत से लोग दूर से आकर यहाँ पर चाट भंडार खाते हैं। सारे लोग, स्टॉल्स के लोग यहाँ बैठे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं यही चाहूँगा कि जो भी यहाँ के लोग हैं ज़रा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड फेज आने का डर है। मगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं
खुदा से दुआ करते हैं कि हमारी स्टेट में थर्ड फेज ना आए, हमारे एहतियात जरूर करें, क्योंकि काफी लोग हमारे स्टॉल ओनर्स काफी पैसा खर्च कर यहाँ पर स्टॉल लेते भी हैं, स्टॉल में बहुत सा सामान भी रखते हैं। हमारी यही कोशिश है कि वो अच्छे से कारोबार करें, एग्जीबिशन सोसाइटी को भी अच्छी तरीके से इनकम हो, ताकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो चलाते हैं उसमें उन्हें मदद मिले। Came to this campus. I am very happy as a governor. Exhibition is organized in this campus, and I am very happy as a doctor. Along with exhibition, vaccination is also conducted. So I really appreciate your efforts taken for the safety of the people of Telangana. And as it is said by our state Honorable Minister for Home, this exhibition is not only for entertainment but is also for education. And I appreciate the students, more than 18,000 students are benefited by this exhibition, and pre-independent era itself the exhibition has initiated. And I also appeal to the people to visit the exhibition, because the people from the entrepreneurs, from the enterprises from Kashmir to Kanyakumari are participating in that, in this exhibition. And this exhibition is not only a trade exhibition, entertainment exhibition, but indicates the unity of our country. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।